हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आज हम ये इस सीरीज़ का 6th पार्ट बना रहे हैं, है ना। जो प्रीवियस वीडियो थी वो 5th पार्ट थी। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें सीखेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण, है ना। और बहुत सारी बातें हैं, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला को हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी जो वर्णमाला है उसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, है ना। ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम हिंदी जो वर्णमाला है ना, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज हम आपको इसमें हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश वर्णमाला और उनके बारे में बताएंगे, ठीक है जी। तो देखिए क्या अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड तक क्रम वाइज ABCDEFGHIJK, इस तरह हम जेड तक अगर बोलते हुए चले जाएं तो ये जो लेटर है इनका एक निश्चित क्रम है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इसी क्रम में अगर ये लिखे हुए हैं निश्चित क्रम में, है ना, इनका प्लेस निश्चित है, तो इसे ही हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंदर सभी अक्षरों का एक निश्चित स्थान होता है पहले से ही। हिंदी वर्णमाला में भी इसी प्रकार होता है। ऐसे लेके आगे तक जो हम लेटर पढ़ते हैं यानी कि वर्ण या अक्षर पढ़ते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। ए के बाद आ, ई, उ, इस तरह एक इन सबका एक निश्चित क्रम है, इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो अक्षरों से मिलकर बनती है, वर्ण प्लस माला, है। वर्ण का मतलब वह ध्वनि, एक ध्वनि है वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसके लिए हम एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। हर भाषा के सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो वर्णों की माला को यानी कि वर्णमाला कहते हैं। इसमें जो टोटल वर्ण होते हैं वे 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और इंग्लिश में होता है 26, है ना। और जो मूल वर्ण होते हैं, मुख्य मेन होते हैं हिंदी में, वे होते हैं जी 44। और हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो इंग्लिश है इसमें 44 साउंड होती है ना। 44 साउंड होती है और जी 20 वोवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हमने आपको बताया था। देखो हिंदी में 44 ही जो होते हैं वर्ण होते हैं, जो मूल ध्वनियाँ है इसकी भी 44 है और इंग्लिश की भी 44 ही होती है ना। इंग्लिश में कुछ ध्वनियों के लिए एक ही सिंबल का प्रयोग किया जाता है ना। हिंदी में अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो जी शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो टोटल जो स्वर होते हैं यानी कि वोवेल्स होते हैं वे 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं और इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं हम आपको पढ़ के भी बताएंगे, है ना। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। तो जी ये 11 स्वर हैं, इन्हें हमने आपको बता दिया कैसे पढ़ते हैं, है ना। एक दीर्घ होते हैं, एक लघु होते हैं, हर्ष होते हैं, है ना। तो इनकी जो ये स्वर होते हैं इनका ही प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये खड़ी पाई होती है ना, और ये छोटी की मात्रा होती है जो अक्षर से पहले से लगती है। छोटी की मात्रा हमेशा पहले अक्षर लिखा जाता है, उससे पहले मात्रा लिखी जाती है ना। जैसे देख सकते हैं आपने कै लिख दिया और इससे पहले कैसे पहले यह मात्रा जो लगाएंगे हम ऐसे, तो ये छोटी की मात्रा होगी, है ना। तो हम इसे बोलेंगे की।
और जो हमने ये मात्रा लगा, कैप है, ये मात्रा लगा दी, पहले अक्षर लिखा बाद में मात्रा लगाई, है ना। तो ये हो जाएगी बड़ी की मात्रा, ये बोली जाओगी की, है ना। जैसा हम आपको अगर समझाएं एक शब्द के अनुसार की और की में क्या फर्क है। देखो पिता, पिता क्या होता है, पिता माने फादर, है ना, छोटी की मात्रा है। अगर हमने इस पर बोल में बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा, पीता। क्या पीता, पानी, है ना, दूध, कुछ भी पी सकता है। तो कहाँ पीता था और कहाँ पीता हो गया। तो देखो कितना फर्क, अर्थ में कितना फर्क आ जाता है ना। अब आगे देखो, छोटों की मात्रा कैसे पढ़ी जाओगी, ऊ, और बड़े होगी ऊ। देखो अगर हम इसका डिफरेंस देखें, क्या क्या छोटे की मात्रा और ले, क्या होगा, कुल, कुल माने टोटल, है ना, जोड़। अगर हम इसे बड़े होगी करते हैं यहाँ भूल में तो होगा कूल, कूल मीन्स ठंडा, है ना, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, है ना भाई। तो देखो कहाँ तो जोड़ था, कहाँ ठंडा हो गया। तो ये थोड़ा सा लंबा पढ़ा जा सकता है, ये पढ़ाया जाएगा। और ये क्या है, री है, जैसा गे, ये इसकी मात्रा है, और ये है गरी, है, गरी और है गरी, ऐसे पढ़ा जाएगा। अब ये एक ही मात्रा है, जिसे हमने क्या ले है, यू क्या है, क्या पे हमें एक ही मात्रा लगानी, तो एक ही मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा के, है ना। अगर हमें क्या पे हमने ये मात्रा लगा दी तो हो जाएगा के सा, है। अगर हमने यहाँ सा भी लिख दिया, सहबा की मात्रा के सा, ये इससे दुगना समय लेती है पढ़ने में। तो समझ में आया आपको कैसे पढ़ा जाता है ना। फिर ओ की मात्रा कम समय लेती है ना। ओ की मात्रा कौन सी होती है, ये जो मात्रा होती है ये ओ की मात्रा होती है ना। और ये होती है औ की, है ना। जैसे कोयल है, कोला, दोनों में अलग अलग फर्क है, इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। तो स्टूडेंट आपसे जो स्वर है उनका उच्चारण करना आ गया, और आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। अब हमें क्या करना होता है, अब हम इन्हें सीखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। इन्हें इंग्लिश, हमें तो इंग्लिश ही सीखनी है ना, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। अगर कहीं ए लिख रहा, ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इस सिंबल के लिए जब इसका प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, ए को हम कैसे लिखेंगे, या तो हम इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, या इसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे कहीं कहीं। और आगे डंडे के लिए हम आ की जो मात्रा है इसके लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं ए का भी, खाली ए का भी प्रयोग करते हैं। छोटी ई के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, और बड़ी ई के लिए हम आई और डबल ई, कहीं आई का प्रयोग कर लेते हैं, कभी डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जैसे सीता, SEETA सीता, या SITA सीता, है ना। जो छोटे ऊ की मात्रा है इसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, और बड़े ओ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं, या डबल ओ, कहीं कहीं हम बड़े ओ के लिए भी यू का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। अब री और आई, ए का प्रयोग करते हैं, या हम इसके लिए हम ई का भी प्रयोग करते हैं, है ना। आई के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं, है ना। ओ के लिए, ओ की मात्रा के लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं, और औ के लिए हम ए और यू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा, देखो ये जितने भी हैं यहाँ तक कि जो भी इंग्लिश बताई, ये AEIOU ही है ना। पांचों के पांचों वोवेल्स का ही प्रयोग हमने मात्रा के रूप में किया है ना।
तो आप समझ गए कि भाई जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं, है ना। और इसमें 3 होते हैं अयोगवाह। ऐसे आगे क्या होते हैं, स्वर से आगे आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? और ये ए के ऊपर चंद्र बिंदी है ना, और ये और अने खाली पढ़ते हैं। तो ये 3 होते हैं अयोगवाह जो होते हैं, वे 3 तरह के होते हैं और इन्हें भी हम 3 भागों में बांटते हैं अलग अलग अयोगवाह। पहले को जो अंग होता है, अंग से अंगूर बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने सब बुक में। तो इसे कहते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो अंग होता है ना, और इसकी जो है बिंदी होती है, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए हम या तो हम एन लिखेंगे या फिर एम का प्रयोग करेंगे। मोस्टली हम एन का ही प्रयोग करते हैं, एम कहीं अगर लिखा हुआ है तभी कर लेते हैं, यह उच्चारण में बोला जाता है। पहले तो व्यंजन लिखेंगे, फिर उसके ऊपर जो अनुस्वार होता है इसे लगाएंगे, है ना। तो जय ने अज्ञे जंग हो गया। तो देखिए जो अनुस्वार होते हैं उसका पूरा का पूरा जो उच्चारण करते हैं वो नाक के द्वारा करते हैं। जंग बोल के देखिए सारी ध्वनि नाक से ही बाहर आएगी, है ना। अगर नहीं आ रही तो आप लाइए, नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर किसी कारण अगर आप इससे अंक की बिंदी हटा देते हैं, ये मात्रा हटा देते हैं अंक की, अनुस्वार की, तो स्टूडेंट ये जग हो जाएगा। जग माने संसार। देखिए इससे इसके ना रहने से कितना फर्क पड़ गया। जंग, जंग माने लड़ाई, युद्ध, वार, है ना। और अगर ये हट गया तो जग, जग माने संसार, दुनिया, तो कितना फर्क आ जाता है ना। अब ये है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसपे चंद्र बिंदु लगा रहता है, यानी कि चांद के साथ में बिंदु लगा रहता है, तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इनमें आप देखते साफ फर्क समझ सकते हैं। अनुस्वार कौन सा होता है? जिन पर अंक की मात्रा आती है, जंग, रंग, ढंग, संग, है ना। तो जिन पर अंक की मात्रा है खाली तो वे तो है अनुस्वार, और जिन पे चंद्रबिंदी है वे है अनुनासिक। इनके उच्चारण में क्या डिफरेंस है जी, क्या अंतर है इन्हें बोलने में? जैसे हम चांद बोलेंगे, आप बोल के देखिए, थोड़ा सा बहुत ही इस शब्द का थोड़ा सा भाग ही नाक से बोला जाएगा, बाकी सारा का सारा मुख से ही बोला जाता है। चांद हल्का सा दिखेगा नाक में उच्चारित होता हुआ, और जबकि दूसरे वाले में रंग पूरा नाक से बोला जा रहा है ना, और इसमें हल्का सा शब्द बोला जाता है। तो ये चांद होता है अनुस्वार, अनुनासिक। अगला होता है कि विसर्ग, है ना। और जो ये होता है ना, इन दोनों का जो प्रोनाउन करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो न से ही करते हैं, इनके एन से करते हैं, है ना। पर ये जो न होता है नाक से बोला जाता है। तो न में ट्रांसलेट करेंगे, एन में करेंगे न को, है ना। कहीं कहीं इसके लिए हम आधा न का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो होगा वो एन ही होगा। अब जो ये है जी विसर्ग, अना खाली बोलते हैं जिसे, तो इसकी जो मात्रा होती है 2 बिंदी होती है। इसकी मात्रा है जो ऊपर नीचे लगी लिखी रहती है 2 बिंदी, तो ये विसर्ग होती है। इन विसर्ग का जो उच्चारण किया जाता है वो उच्चारण किया जाता है के द्वारा। जब इसे पढ़ते हैं तो हम है बोलते हैं। जैसे प्रात है, तो ये जो बिंदी है 2, इनका मतलब क्या पढ़ा हमने? है। प्रात है, नम है, नम तो नहीं कहने ना है भाई। आप इसे नम पढ़ोगे क्या? नम नहीं पढ़ सकते। नम माने तो गीला होता है ना। नम माने गीला होता है, तो ये होगा नम है माने नमस्कार करना, ठीक है जी। तो अगर कहीं भी 2 विसर्ग है तो इन्हें जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनका है होगा, और है की जो इंग्लिश होगी वो एच बनी लिखी जाएगी,
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको इतना। तो जी ये स्वर है हमारे। तो स्वर की जो मात्राएं होती है, स्वर को दो रूप से लिखा जाता है, एक तो लेटर के रूप से लिखते हैं, एक उन्हें हम मात्राओं के रूप में लिखते हैं, है ना। तो इनमें एक अतिरिक्त ध्वनि भी है जी, जिसे हम आगत कह बोलते हैं। आगत यानी कि जो हमारी भाषा का नहीं है, दूसरी भाषाओं से आया, फ्रांस, फारसी, उर्दू, है ना, उनसे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं आगत। तो ये जो है ये हमारा दूसरी भाषा से आया। इसकी जो मात्रा होती है वो खाली चांद होता है बिना बिंदी के, है। तो इसका मतलब इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसे हम ओ के द्वारा इसका जो इंग्लिश बनाएंगे तो वो ओ बनाएंगे। जैसे हमने ये लगा दिया तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं पढ़ते, डॉक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो इसका जो हम उच्चारण करेंगे तो हम उसकी इंग्लिश लिखने के लिए हम ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जितनी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो 11 तो आपके स्वर हो गए, 3 आपके योग हो गए, है ना। तो ये तो यहाँ तक के तो आपके थे वोवेल्स, है ना जी। ये सब आपके क्या है, वोवेल्स है। तो जी जितने भी जो स्वर होते हैं वे ही मात्रा के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यंजन के साथ में स्वर के सिंबल को लगाते हैं और उन्हें एक साथ मिला के लिखते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। जो स्वर के यानी कि वोवेल्स के जो सिंबल्स होते हैं, जब उन्हें स्वर में ऐड कर देते हैं तो उसे हम मात्रा बोलते हैं, है ना। जो ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्वर होते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा के रूप में लिखते हैं, है ना। तो देखिए, ए फॉर्म ऑफ ए वोवेल्स व्हेन इट इज कंबाइंड विद ए कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड मात्रा, हाँ। वोवेल का वह रूप यानी कि स्वर का वह रूप जब वे किसी व्यंजन के साथ हम उसे जोड़कर लिखते हैं तो मात्रा कहलाता है। ठीक है जी। अब है जी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है जी। तो जो टोटल व्यंजन होते हैं हमारे पास वे 33 होते हैं, जिनमें हम संयुक्त व्यंजनों को ऐड नहीं करते। ये मूल है, मूल ध्वनियां है 33 मुख्य में। अगर इन्हें ऐड करेंगे और भी ऐड करेंगे तो फिर 52 बैठेगी, नहीं तो 44 बैठती है ना। अब इसमें व्यंजन में कुछ वर्ग बनाए गए हैं, 5 वर्ग बनाए गए हैं। व्यंजन लिखने के लिए हम 5 वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होता है कै, चे, टे, ते और पे। ये 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, है ना। एक ही बात है। तो इन्हें जो ये 5 आपके वर्ग हैं, इन्हें इन 5 वर्ग को हम कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। कौन से व्यंजन कहते हैं जी? स्पर्शीय व्यंजन, या इंग्लिश में कहीं देखें तो हम इसे कहते हैं पोलोसिव कॉन्सोनेंट या संघर्षी व्यंजन। और ये टोटल होता है कितने जी? 16 होते हैं, 16 होते हैं। जो पोलोसिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं कितने होते हैं? 16 होते हैं। इन्हें हम हिंदी में संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं या स्पर्शी व्यंजन। इन्हें स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है ना। जब हम इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें बोलते हैं, है ना, तो जो हमारी ध्वनि है वो अंदर से आती है ना। फेफड़ों से आती हुई ध्वनि या तो तालू से, गले से, है मुरुद्दा से, दांत से या होठ से, किसी न किसी चीज के साथ रगड़ती हुई यानी संघर्ष करती हुई, स्पर्श करती हुई इन सब चीजों को बाहर निकलती है। इसी कारण इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि दांत से टकराए, होठ बंद हो जाए,
दांत बंद हो जाए इनकी ध्वनि करते समय है, या फिर इनसे रगड़ा खाती हुई बाहर निकल आए, है ना। तो जो ध्वनि है वो जरूर किसी न किसी चीज को स्पर्श करती हुई बाहर आएगी। तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या पॉलिसी व्यंजन कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है जी। देखिए हमारे पास 5 वर्ग है, 5 कॉलम है। हर कॉलम को एक नाम दिया गया है। पहले कॉलम का नाम है क वर्ग। क वर्ग इसका नाम है। क वर्ग में 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, अण। तो ये 5 हैं। इनके इन सभी वर्ग के पहले 4 लेटर, इनके 4 अक्षर या वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। पांचवा नहीं कहेंगे। जो पहले 4 है वही स्पर्शी व्यंजन है, इसीलिए इनकी जो टोटल संख्या है वो 16 है। और नहीं तो 5 वर्ग है और 5 लेटर है, 5 5 25, तो 25 होते हैं ना। तो नहीं है कितने, 16 है। ठीक है जी। और इन्हें जो क वर्ग के व्यंजन है और एक आधा व्यंजन और स्टूडेंट इनमें जो लगाया जाता है ना, तो उन्हें कहते हैं हम कंठ्य व्यंजन। क्यों कहते हैं कंठ्य? यानी कि कंठ माने गला। तो जो इनकी ध्वनि आएगी ना वो गले से आएगी, है ना। के देखो जीभ नीचे लगी रहेगी, नीचे तालू में, नीचे वाले तालू में, और जो हवा है वो सीधी बाहर जाएगी कंठ से आगे, तालू ऊपर वाले तालू से टकराती हुई वो बाहर निकलेगी। के, है ना, अंदर से टकराती हुई बाहर आ रही है। के, खे, गे, घे और अण। तो ये कंठ्य है। आपको इन्हें कंठ से ही जब इनका उच्चारण करें तो आपको इनका उच्चारण कंठ से करें। ऐसे बोले कि इनकी आवाज जो है वो कंठ से बाहर आ रही है, तभी इनका शुद्ध उच्चारण होगा। ठीक है जी। तो इन्हें हम कंठ्य भी कहते हैं। और कंठ्य में है भी आता है। है जो है वो क वर्ग में नहीं है, लेकिन जो है वो कंठ्य वर्ग में ही आता है। क वर्ग में नहीं आता, कंठ में आता है, ध्यान दें। फिर आगे है जी च वर्ग, है ना। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, अण, या ये भी बोलते हैं ऐसे, च, छ, ज, झ, अण। तो स्टूडेंट ये कौन से हैं? ये है तालु। तालु का मतलब तलवा, सॉरी, तालु का मतलब है दांत के ऊपर का भाग, है ना। आप इन्हें बोल के देखिए तो ये सारे ऐसे बोलेंगे, च, छ, ज, झ। जो जीभ है, जीभ का जो बीच का भाग है, शुरू का नहीं, बीच का भाग जो दांत के ऊपर का हिस्सा है उससे टकराएगा, है ना। जो बोल के देख लीजिए, च, छ, ज, झ, है। तो आप जब भी ये बोलेंगे तो जो आपकी बीच का भाग है वो ऊपर दांतों के ऊपर की जो खाल है उससे टकराएगा, तालू से। अब अगला आ गया आपका ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आता है जी? ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। ये 5 हैं, ट, ठ, ढ, अण। और ये आते हैं मुर्दा। इनकी जो ध्वनि है, इनका जो उच्चारण होता है वो मुर्दा से होता है। अब आप सोचेंगे मुर्दा क्या होता है? जो दांतों के ऊपर जो बीचम बीच जो तालू होता है, जो कठोर भाग है, आप जीभ लगा के देखिए ऊपर वाले भाग पे अपने, हैं, दांतों से ऊपर जाइए, वहाँ जीभ लगा के देखिए तो कठोर भाग है ऊपर का, तो वहाँ से इनकी ध्वनि आती है। अगर नहीं आती तो आप वहीं से बोलिए, वहीं जीभ लगा कर, तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होगा।
देखिए टे, ठे, डे, ढे, अण, यानी कि पहले तो जीभ ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी तालू में लग के। अण, अण, पहले ऊपर लगी बीचम बीच, फिर नीचे आई। ये न नहीं होता है, अण बोला जाता है। न और अण में फर्क समझ लीजिए। न, न, न कहाँ लगी? दांत के एकदम ऊपर जीभ टकराती है। और अण में कहाँ लगी? तालू से लग कर आती है नीचे। न दांतों के एकदम ऊपर लगी, जो मांस वाला भाग है वहां पे लगेगी दांतों के एकदम ऊपरले दांत पे। और जो अण बोलते हैं तो बिल्कुल तालू के बीचम बीच जाके लगती है अण, और ऊपर से मुड़कर ऊपर जाती है और फिर नीचे आकर सीधी होती है। तो जी इसमें आता है, ये मुर्दा होते हैं। टैवर, और टैवर के बाद आता है टैवन। ते, थे, दे, धे, न, ये 5 जो वर्ण है इन्हें दंत्य कहते हैं, दंत्य व्यंजन। स्पर्शी तो ये सारे यही हैं, लेकिन साथ साथ में इनके बोलने के तरीके के अनुसार इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे जितने भी व्यंजन बोलेंगे, आप बोल के देखिए हमेशा, तो आपको पता चलेगा जीभ जो है वो दांतों के बीच में टकरा रही है। ते, थे, दे, धे, न, दोनों दांतों के बीच में आपकी जीभ जो है वो टकरा रही है। और ये सारे 5 के 5 लेटर इसी तरह बोले जाते हैं। ठीक है जी। अब आगा जी पे वर्ग। पे वर्ग में कौन कौन सा आता है? पे, फे, बे, भे, मैं। पे, फे, भे, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं, 5वां मैं है। तो जब आप इन्हें बोलेंगे न, तो देखिए बोल के देखिए आप। पे तो होठ बंद हुए और खुले, न दांत टकराते न जीभ उठती है ना। पे, फे, भे, मैं है, जीभ जो है वो नीचे एक ही स्थिति में बनी रहती है नीचे वाले दांतों पर, और सिर्फ होठ ही खुलेंगे, होठ ही बंद होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम पे वर्ग को ओष्ठ्य वर्ग भी कहते हैं, यानी कि होठ से बोले जाने वाले। अब है अंतस्ठ्य है, इसमें आते हैं ये, रे, ले, वे। अंत का मतलब होता है जहां गला खत्म हो गया, उससे अंदर से जो इनकी ध्वनि आती है वो अंदर से आती है, भीतर से आती है ना। देखिए बोलकर ये, रे, ले, वे, है ना। तो भाई इनकी जो ध्वनि है वो अंदर से आएगी। और वो स्पर्श ज्यादा स्पर्श नहीं होने की कहीं से, ये क्योंकि स्पर्शी नहीं रहे वाक्य के बाद में, ये अंतस्क्रिय जो है वो स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ये अंतस्क्रिय व्यंजन है। यानी कि इनका जो उच्चारण होता है, इनकी ध्वनि अंदर से आती है, भीतर से आती है। तो समझ में आ गया आपको अंतस्क्रिय व्यंजन क्या होता है। अब है जी उष्ण, उष्ण व्यंजन ये अलग है भाई। वर्ग में तो 5 होते हैं, लेकिन अंतस्क्रिय में भी 4 होते हैं, उष्ण में भी 4 होते हैं और संयुक्त भी 4 होते हैं। ये 4 होते हैं सारे। ठीक है। अब देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, से और है। इन से और है में फर्क देख लीजिए क्या है। ये उष्ण है, इन्हें उष्ण क्यों कहते हैं? जो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा बाहर निकलती है वो गर्म हवा बाहर निकलती है। कैसे हवा बाहर निकलती है? गर्म, टकराती हुई गर्मा के बाहर निकलती है। तो जितना देखिए ये छोटे वाला से है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो दांतों के निचले भाग पर टच होती है, निचले वाले दांतों टच होती है। बोल लो से है, थोड़ी सी मुड़ेगी ऊपर को और दांतों से टकराएगी। से
है ना। और इस स को उच्चारण करें, अगर हम बड़े स का उच्चारण करें, जितना उच्चारण हमने इसमें समय लिया उससे दुगना समय हम इसमें लेंगे बड़े वाले स में। स संजम वाला स हो ना, तो उसमें हम छोटे स से बड़े स में दुगना समय लगता है। श कैसे बोलेंगे? श। जो हमारी जीभ है इस बार वो ऊपरले वाले दांतों की तरफ जाएगी, श। और हवा जो है वो तेजी से थोड़ा बाहर निकलेगी, स, और लंबा समय लेगी। ठीक है जी। अब जो हमारा स षटकोण वाला स है, इसमें इसका जो उच्चारण करते हैं वो हम तालु से करते हैं, जैसे कठोर तालु से अभी हमने ऊपर बताया था। कौन से वाले में बताया था? मृदा वाले में बताया था आपको। तो इस स का उच्चारण में, इस स के उच्चारण में इस स से 3 गुना समय अधिक लगता है ना। यानी कि इससे थोड़ा अधिक लगता है बड़े वाले स से। श यानी कि जीभ तालु से तो नहीं टकराएगी बीच वाले से, लेकिन वहां